नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल अभ्यास है? पर्यावरण अनुकूल अभ्यास का क्या मतलब होता है? जो काम आपके इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाए उसको बोलते हैं पर्यावरण अनुकूल अभ्यास। ठीक है, तो क्या करना चाहिए सर? पुनर्चक्रण योग्य कचरे को अलग नहीं करना, जहां भी संभव हो पौधा उगाइए, उस शक्ति वाला एसी का उपयोग कीजिए, प्लास्टिक के कंटेनर का उपयोग कीजिए। तो क्या जवाब सही होगा? जहां भी संभव हो वहां पर क्या करना चाहिए? पौधे उगाना चाहिए। पौधे उगाने से क्या होगा? पौधे उगाने से ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा सर, और वातावरण जो है जो काफ़ी प्रदूषित हो चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है, उसमें क्या होगा? ह्रास होगा, कमी आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 70 नंबर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग डैश टू प्रिवेंट वाटर स्कार्सिटी। ठीक है, कि जो आपका रेन वाटर का हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है जी? वर्षा जल संरक्षण। ठीक है, वो क्या कर सकता है? जल में जल की जो कमी हो रही है, वाटर की जो स्कार्सिटी हो रही है, उससे क्या कर सकता है? हम लोग को सुरक्षित करने में मदद कर सकता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प्स, क्या होगा? V5 लगेगा। हेल्प का V5 क्या होता है सर? हेल्प्स होता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प्स टू प्रिवेंट वाटर स्कार्सिटी, ये जवाब आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, नौकरियों में बदलाव करके वहाँ क्या क्या चीज़ें लगातार विकसित होती रहेंगी? अगर आप नौकरियों में क्या कर रहे हैं? बदलाव कर रहे हैं, समझ गए बात को, तो आपके अंदर क्या क्या चीज़ें डेवलप हो सकता है, समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए आज के डेट में हम एक ही कंपनी में हैं, तो एक ही कंपनी का जो भी चीज़ होगा सिर्फ वही सीखने को मिलेगा। अभी मान लीजिए कि हमारी इच्छा है कि हम किसी अन्य कंपनी में ज्वाइन करें, तो अन्य कंपनी में ज्वाइन करेंगे तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट होगा या वहाँ की जो नई नई चीज़ें होंगी वह भी हमको सीखने में मदद होगी या सीख पाएंगे हम लोग। तो क्या होगा? आपका जो टेक्निकल ज्ञान है वो क्या होगा? आपका डेवलप होगा। समझ के बात को? कर्मचारियों की संख्या गलत है, समय गलत है, निवेश गलत है, आपका जो टेक्निकल ज्ञान होगा, समझ के बात को, वो क्या है? बढ़ जाएगा। इसीलिए कहता है कि हमेशा से एक कंपनी में रह करके काम करना नहीं करना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि अब जैसे मान लीजिए कि किसी स्टाफ को अगर सैलरी ही बढ़वानी है तो उसका एक्सपीरियंस होगा, उस एक्सपीरियंस को लेके किसी अदर कंपनी में जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर नई नई चीज़ों को भी सीखेगा और क्या होगा? और उसको सैलरी भी हो सकता है कि उसका बढ़ जाए। समझ गए बात को? इसलिए क्या करना चाहिए? नौकरियों में बदलाव करते रहना चाहिए। अब ये नहीं कि तुरते तुरते, एक समय के बाद जब आपको लग जाए कि भाई इस कंपनी में हम लोग सब कुछ सीख चुके हैं, कुछ नया नहीं है सीखने को, और सैलरी वगैरह भी हाइक नहीं हो रही है, बढ़ नहीं रही है, तो उसके बाद आप किसी नई कंपनी में शिफ्ट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 72 नंबर, जब आप अपने सहपाठी से पेन उधार लेते हैं तो आप क्या बोलिएगा जी? मुझे एक पेन चाहिए, क्या मुझे एक पेन दे सकते हैं? या फिर और क्या क्या ऑप्शंस है? मैं तुम्हारी कलम ले रहा हूँ, मुझे अपना पेन दो। जी नहीं, जब आप किसी से भी क्या करते हैं, कोई चीज़ आपको उधारी चाहिए होता है तो आप क्या करते हैं? उससे निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। समझ गए बात को? इसीलिए इसका क्या जवाब सही होना चाहिए कि क्या आप मुझे एक पेन दे सकते हैं? समझ गए बात को? ये जवाब क्या होगा? सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, योजना बनाना, तैयारी करना, प्रदर्शन करना, ये सब किस चीज़ से संबंधित है सर? ध्यान दीजिए, योजना बनाना, तैयारी करना, प्रदर्शन करना, है ना, ये सब जो है आपके इंटरव्यू से संबंधित है। जब कहीं भी आप क्या करते हैं? साक्षात्कार में जाते हैं, इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। समझ गए बात को? तो कैसे इंटरव्यू देना है उसकी प्लानिंग करना, उसके लिए अपने आप को तैयार करना, और वहाँ जाके कैसे चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, इसके बारे में प्रदर्शन करना, है ना, ये चीज़ें किसके लिए ज़रूरी होती है? आपके इंटरव्यू के लिए ज़रूरी होती है, आपके इंटरव्यू बेसिस के लिए आवश्यक होती है। क्वेश्चन नंबर 74, जब आप दर्शकों के सामने अपनी व्यावसायिक योजना के बारे में बात कर रहे हो तो आप उन्हें अपने उत्पाद को बेहतर ढंग से कैसे समझाएंगे? जैसे मान लीजिए कि आप क्या है, कंपनी है, ठीक है ना, और आपने कोई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उसके बारे में आप जितने भी ऑडियंस है, ऑडियंस का मतलब लोग, ठीक है, उसको अगर आप बताना चाहते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में तो कैसे बताइएगा जी?
तो उसको बताने के लिए अपने उत्पाद के बारे में, अपने प्रोडक्शन के बारे में आप एक डेमो दे सकते हैं। समझ गए बात को? डेमो का मतलब वो चीज़ जैसे कैसे यूज करना है उसके यूज के बारे में बता सकते हैं, कैसे वो मान लीजिए और सामान से अलग है, ज़्यादा बेहतर है, आप उसके बारे में उसको यूज करके दिखा सकते हैं, उसको इस्तेमाल करके बता सकते हैं, उसी को बोलते हैं डेमो देना। समझ गए बात को? तो जब भी आप दर्शकों के सामने कोई भी व्यावसायिक योजना के बारे में बता रहे हो तो आप उन्हें क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, डेमो दे करके उसको बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट पर होस्ट किए गए रिमोट सर्वरों के नेटवर्क का उपयोग करके डेटा को स्टोर करने, प्रबंधित करने और संसाधित करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, जैसे मान लिया जाए क्या होता है ना कि सर्वर को जब हम लोग क्या करते हैं, सर्वर क्या होता है सर? अभी जैसे मान लीजिए आज आप ही की कॉलेज का वेबसाइट है, आप गूगल पे लिखिएगा SOMYA सौम्या प्राइवेट ITI, जो ही आप लिखते हैं ना तो आप देखिएगा गूगल पे आपको अपने कॉलेज का वेबसाइट दिख जाएगा। अब ये समझिए कि हमारा जो वो वेबसाइट है वो वेबसाइट कैसे बना होगा, है ना? तो जो भी मान लीजिए उसमें हमारा होस्टिंग होता है और डोमेन, दो चीज़ें होती है। किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती है, क्या क्या? डोमेन और होस्टिंग। डोमेन क्या होता है? जैसे देखिए, डोमेन का मतलब होता होगा, आप लोग सुनते होंगे www.com, ठीक है, या www.in, है ना? तो ये सब क्या है? .com, .in, ये सब क्या होता है? ये सब डोमेन होता है। समझ गए बात को? और उस डोमेन को हम लोग क्या करते हैं, उस डोमेन को हम लोग होस्ट के अंदर क्या करते हैं, उसको कनेक्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि होस्टिंग क्या है? घर है। समझ गए बात को? और डोमेन क्या है? रास्ता है। तो हम उस रास्ते पे, किसी रास्ते पे चल के ही तो अपने घर को जा सकते हैं, तो वही चीज़ है। तो डोमेन क्या करता है ना, रास्ता बताता है कि भाई ये रास्ता है जहां आप सौम्या ITI के वेबसाइट के अंदर जा सकते हो। समझ गए बात को? तो डोमेन क्या होता है? घर होता है। और आपका जो, सॉरी माफ़ कीजिएगा, डोमेन क्या होता है? डोमेन आपका रोड होता है और होस्टिंग क्या होता है? घर होता है। समझ में आई बात? जैसे अपना अभी वेबसाइट क्या है, www.soumyaiti.in करके आप सर्च कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपको सौम्या प्राइवेट ITI दिख जाएगा गूगल के अंदर। तो www.soumyaiti.in जो हो क्या हुआ सर? डोमेन हो गया। और जब डोमेन से आगे बढ़ेंगे तो होस्टिंग में जाएंगे, तो होस्टिंग में जो है आप देखेंगे, होस्टिंग जाने के बाद उसमें बहुत सारे सर्वर्स को क्या करता है, डालना पड़ता है, ठीक है। तो यही जो प्रक्रिया होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग। ध्यान समझिएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं उसको। डेटा पर जो भी हमारे सर्वर्स हैं उन सर्वर को इंस्टॉल करना, ठीक है, कि भाई ये डालेंगे तो ये खुलेगा, या उसमें जो भी लिंक्स हैं वो सारे लिंक्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपको खुल जाता है। कैसे खुल जाता है? तो विद द हेल्प ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, उसी को हम लोग बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्व प्रबंधन कौशल है? स्व प्रबंधन का मतलब होता है सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब आप अपने अंदर जो मैनेजमेंट लाते हैं उसी को बोलते हैं सेल्फ मैनेजमेंट। तो एडेप्टेबिलिटी, उसको क्या बोलते हैं? अनुकूलन क्षमता। जैसे मान लीजिए आप आज यहाँ नौकरी कर रहे हैं, फिर किसी दूसरे कंपनी में जाएंगे तो उसके मुताबिक आपको ढलना पड़ेगा, आपको एडेप्टेबल होना पड़ेगा। नहीं होइएगा वहाँ पर, मान लीजिए नहीं चल सकिएगा तो वहाँ से चले जाइएगा। वहाँ से मान लीजिए या तो आप अपने रिजाइन दे दीजिएगा या फिर कंपनी वाला आपको भगा देगा, क्योंकि आप उसके लायक काम नहीं करिएगा, एडेप्टेबल नहीं होइएगा तो आप वहाँ पर काम नहीं कर पाइएगा। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है जैसा मिल जाएगा वैसा, आप सीखने के लिए हमेशा ओपन रहना, कि हमको कोई अगर नया बात सीखना है तो उसको हम सीखेंगे। ये नहीं कि भाई मान लीजिए कि हमको ये चीज़ नहीं आता है तो हम सीखबे नहीं करेंगे, नहीं। अगर कोई नई चीज़ आपको नहीं आ रही है तो प्रयास करिए कि उसको सीखना है। तो उसी को बोलते हैं क्या चीज़? एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, सॉरी इसको यहाँ तक रखते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है? अपने सपनों का साकार करने की क्षमता पर विश्वास करना क्या कहलाता है? तो अपने जो स्वप्न हैं, जैसे मान लीजिए सब आज के डेट में पढ़ाई कर रहे हैं तो किसी ना किसी को तो सबको तो मान लीजिए कुछ ना कुछ तो बनना ही ना होगा जी, ऑटोमेटिक सी बात है। किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को नौकरी करनी है, किसी को कुछ करना है ना। तो वो जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आत्मविश्वास कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? आत्मविश्वास, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसे उसको बोलते हैं कि भाई हम ठीक है, हम वो चीज़ कर सकते हैं, हमारे अंदर वो क्षमता है कि हम मेहनत करके उस चीज़ को पा सकते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आत्मविश्वास बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। प्रतिस्पर्धी बाजार में ग्राहकों को बनाए रखने के लिए एक व्यवसाय के मालिक को क्या करना चाहिए?
देखिए कंपटीशन का मार्केट, आज के डेट में कोई भी बिजनेस हो रहा है तो सब में कंपटीशन है। तो कंपटीशन में बने रहने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए जो उसका मालिक है उसको क्या करना चाहिए भाई, तो उसको जो है अपने ग्राहकों की ज़रूरतों को समझना चाहिए कि ग्राहक जो है वो क्या चीज़ पसंद कर रहा है ना, और उसको क्या रिक्वायरमेंट्स है और किस चीज़ को वो ज़्यादा चुन रहा है, उसकी प्राथमिकता क्या है, उसके बारे में समझना चाहिए हम लोग को। तभी आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छे शॉपकीपर या अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए, और कस्टमर को चाहिए तो कस्टमर को वो सामान किस रूप में चाहिए, उसकी प्रायोरिटीज़ क्या क्या है, उसको समझ रहे बात को। तभी क्या हो सकता है, एक अच्छे शॉपकीपर या अच्छे बिजनेसमैन जो भी है, अच्छे व्यवसायी आप बन सकते हैं। कस्टमर का ध्यान रखना ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए। अगर कस्टमर का ध्यान आप नहीं रख पा रहे हैं तो समझिए कि फिर नहीं चलेगा काम। समझ गए? तो याद क्या रखना है कि प्रतिस्पर्धी बाजार में ग्राहकों को बनाए रखने के लिए हमेशा अपने ग्राहकों की ज़रूरतें हैं उनको समझिए, और उसकी जो प्राथमिकताएं हैं उस पर हमको ध्यान देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर इज वाटर स्कार्सिटी इन द लोकेलिटी, द एरिया इज, मतलब क्या है कि जो ये लोकल जगह है ना, यहाँ पर क्या है कि भाई पानी की बड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो वो एरिया कैसा होगा, नॉइजी मतलब खूब आवाज़ करता है, तो नहीं होगा सर। बोरिंग का मतलब जहाँ पर बोरियत महसूस होती है, वो भी नहीं होगा सर। अनइवन का मतलब यह होता है कि भाई अनइवन किसके लिए यूज़ करते हैं, रोड्स के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पर रोड जो है टूटा फूटा है ना, ऊपर नीचे, उसको अनइवन बोलते हैं। ड्राई, ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर मान लीजिए पानी की कमी होगी उसको क्या बोलेंगे, ड्राई प्लेस बोलेंगे। जैसे राजस्थान वगैरह में क्या है, पानी की दिक्कतें होती है, तो उसको हम लोग जो है ड्राई प्लेसेस के अंदर काउंट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, गिग वर्कर बनने के लिए व्यक्ति को डैश के माध्यम से गिग वर्क के अवसर को खोजने चाहिए। अब गिग वर्कर क्या होता है, गिग इकोनॉमी हमने पिछले दिन भी डिस्कस किया था आप लोगों से। गिग इकोनॉमी का मतलब होता है कि वैसी इकोनॉमी जहां पर आपको परमानेंट नौकरी करने की जरूरत नहीं होती है। समझ के बात को, काम मिला, काम कीजिए, उसका पैसा आपको मिल जाएगा, फिर अपना घर बैठे हुए या कोई अन्य काम कर रहे हैं तो वो काम आप करते रहेंगे, उसी को बोलते हैं गिग इकोनॉमी। जैसे मान लीजिए कि स्विगी वाला है, जोमेटो वाला है ना, ये सब डिलीवरी बॉय जो भी आप देखते हैं वो सब क्या है, उसको मान लीजिए कॉल गिरता है, कस्टमर कहता है कि भाई हमको पनीर टिक्का जो है घर पे पहुंचा दीजिए, फलना रेस्टोरेंट में वो ऑर्डर करता है स्विगी या जोमेटो के थ्रू, तो जोमेटो का जो लड़का होता है वो जाता है वहाँ सामान लेता है, उसको जाके पहुँचा देता है। तो ऐसा तो नहीं है कि उसको परमानेंट मान लीजिए किसी ऑफिस में बैठ के ड्यूटी करना पड़ रहा है, नहीं। क्या है सर, उसको जब मान लीजिए कॉल गिरा तब जा करके वो सामान को पहुँचा दिया, तो उसी को बोलते हैं गिग इकोनॉमी। समझ के बात को, स्विगी, जोमेटो, ओला, उबेर, ये सब क्या है, गिग प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि हमको भी एक गिग वर्कर बनना है तो हम किसको अप्रोच करेंगे, समझ के बात को, तो अपने दोस्तों को जो ऐसा काम कर रहा है उसको अप्रोच कर सकते हैं, या जान पहचान वाले जो लोग हैं उसको अप्रोच कर सकते हैं, है ना, कि जो मान लीजिए उस टाइप का काम कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, हम तो उसी को पूछेंगे ना कि भाई तुम कैसे काम किया, कैसे पकड़ा, इसके बारे में हमको भी बताओ, हमको भी ज्वाइन करना है। तो अपने दोस्तों, जान पहचान वाले और लोगों को, अपने समुदाय के समूहों से जुड़ना, यही क्या होता है, गिग वर्कर का काम होता है। आगे बढ़ते हैं। गूगल पर नई जानकारी खोजते समय सही शब्दों का प्रयोग करना क्यों महत्वपूर्ण होता है। तो गूगल पर नई जानकारी खोजते समय अगर सही शब्द का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है, गूगल आपको सही जवाब कैसे देगा। अगर मान लीजिए हमको ITI कॉलेज के बारे में सर्च करना है तो ITI कॉलेज ही लिखेंगे ना, पॉलिटेक्निक कॉलेज लिखेंगे तो फिर क्या पॉलिटेक्निक कॉलेज दे देगा। तो ऑटोमेटिक सी बात है कि जो चीज़ आपको चाहिए होती है आप उसी चीज़ को खोजते हैं। अगर मान लीजिए किसी अन्य चीज़ को खोजिएगा तो फिर वो जो आप चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिल पाएगा। मतलब अन्य चीज़ अगर टाइप कर देंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है कि वो अन्य चीज़ दिखेगा ना, आपकी चीज़ थोड़ी ना दिखेगी फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, ऑफिस कैंटीन में पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं के लिए सुझाव क्या है। देखिए ऑफिस का कैंटीन, जैसे मान लीजिए कहीं पर काम होता है, कैंटीन क्या होता है, जो खाने का घर, मतलब खाने का जो प्लेस होता है, जैसे कहीं भी ऑफिस है वहाँ पर मान लीजिए कि एक अलग सा जगह बनाया जाता है, इसको कैंटीन बोलते हैं, जहाँ पर खाने पीने, चाय, गर्म चाय बनाने के या गैस सिलेंडर सारी चीज़ें रखी होती है, ठीक है। तो अब क्या है कि वहाँ पर हमको क्या सुझाव देना चाहिए, जो भी लोग हैं वहाँ पर, या जो भी मान लीजिए वहाँ काम हो रहा है, तो जो भी मैनेजर हैं या जो भी उसका क्या बोलते हैं कैंटीन का मैनेजर है, उसको हम लोग क्या सुझाव दे सकते हैं। तो ऑप्शन है कि हरी सब्जियां परोसिए, स्टील की प्लेट और कप का उपयोग करिए, प्लास्टिक पैकेजिंग में भोजन पहुंचाना, या कर्मचारियों के डिस्पोजल की प्लेटों में दोपहर का। तो नहीं, देखिए डिस्पोजेबल या प्लास्टिक्स का प्रयोग जो है वो क्या है, बहुत ही नुकसानदेह है। हम लोग को तो वैसे भी गर्म खाना जो है प्लास्टिक्स में नहीं खाना चाहिए, समझ के बात को।
आप लोग देखते होंगे एल्युमिनियम फॉइल्स वगैरह में बहुत लोग की आदत होती है कि भाई रोटी गर्म रहेगा तो उसको एल्युमिनियम वाले फॉइल में क्या करते हैं, लपेट करके दे देते हैं। तो नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें क्या करता है, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। समझ गए? तो प्रयास ये करिए कि जो भी स्टील्स के बर्तन होते हैं, प्लेट्स होते हैं, कप होते हैं, समझ गए बात को, आपको उसी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो स्टील की प्लेटों और कपों का उपयोग करना। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब कोई निर्माता डिजाइन थिंकिंग का उपयोग करके एक बेहतर स्कूल बैग बनाने की कोशिश कर रहा है तो छात्रों की बैग संबंधी जरूरतों को समझाने के बाद अगला कदम क्या होगा। अब जैसे देखिए, मान लीजिए कि कोई आप बैग बनाने वाली कंपनी है, समझ गए, और आप स्कूल का बैग बनाते हैं। तो स्कूल का बैग बनाने के लिए सबसे पहला क्या है कि जो बच्चों की ज़रूरतें हैं कि एलकेजी का बच्चा है तो उसको कितना कैसा बैग चाहिए, छोटा बैग चाहिए, बड़ा बैग चाहिए, समझ गए बात को। या फिर मान लीजिए बड़े बड़े क्लास के जो भी बच्चे हैं तो उनको कितना, मान लीजिए बैग की क्या क्वालिटी चाहिए, बैग कितना लंबाई चौड़ाई क्या होना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में पहले आपको समझना होगा। मतलब डिमांड क्या है, ज़रूरत क्या है, उसको समझना पड़ेगा। अगला स्टेप क्या है कि जो डिमांड है उस हिसाब से डिज़ाइन बनाना। समझ के बात को, कि छोटा बच्चा है तो उसके हिसाब से छोटा बैग बनेगा, बड़ा बच्चा है जिसको कि 10-5 बुक्स ज़्यादा रखने होते हैं तो उसके लिए क्या होगा, अलग बड़ा सा बैग बनाना पड़ेगा। तो क्या होगा कि बैग की डिज़ाइनिंग करना, बैग का डिज़ाइन चुनना, ये अगला स्टेप होगा हमारा। जब हम लोग क्या करते हैं, ज़रूरतों को समझ जाते हैं कि भाई स्कूल का बैग है तो इसको ऐसा बैग चाहिए, तो चलो भाई हम लोग क्या करते हैं, जब बैग ज़रूरत समझ में आ गया तो फिर डिज़ाइन के बारे में सोचेंगे कि डिज़ाइन कैसा देना है। तो ये चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक उद्यमी मानसिकता का क्या अर्थ होता है। एक उद्यमी मानसिकता का मतलब क्या होता है, वैसी मानसिकता जिसको बिजनेस माइंडेड पर्सन जिसको बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप होगा, वो बंदा एंटरप्रेन्योर होगा और वो अपने व्यवसाय को बढ़ाने वाला होगा या व्यवसायी होगा वो, ठीक है। तो उसको क्या, उसका मान लीजिए मानसिकता होना चाहिए, तो अवसर को पहचानिए, लाभ उठाइए, कोई जोखिम नहीं उठाइए, केवल लाभ के बारे में सोचिए, या फिर कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करिए। बिल्कुल नहीं, सही बात है भाई। एक उद्यमी मानसिकता तभी होगा जब क्या होगा कि वो जो अपॉर्चुनिटी है उस अपॉर्चुनिटी को क्या करना, कैच करना। समझ के बात। जैसे मान लीजिए आज हमारे यहाँ कोई बच्चा एडमिशन्स के लिए आया, ठीक है, तो उसको मान लीजिए कि एडमिशन्स के लिए आया तो सपोज डेट पूछताछ करके गया और चला गया वो बच्चा, ठीक है। तो हमारा क्या अप्रोच होगा कि भाई वो बच्चा हमसे संपर्क करके गया है तो एक बार उससे डिस्कस करना कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद कि भाई तुम अभी क्या कर रहे हो, मतलब तुम्हारी इच्छा है अगर ITI करने की तो अभी एडमिशन का टाइम, जो हम लोग उसको अप्रोच कर सकते हैं कि अभी चल रहा है एडमिशन, ठीक है। बाकी मान लीजिए कि हम ये कह सकते हैं कि हम क्या क्या चीज़ दे रहे हैं बच्चे को, तो हम पढ़ाई दे रहे हैं बच्चे को, अच्छी क्वालिटी की शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है ना। हर तरह से मान लीजिए कि हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बच्चे एग्ज़ाम में कैसे बेहतर करें, हम लोग उसका प्रयास कर रहे हैं, तो हम अपनी बात उसको बताएंगे। मान लीजिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चा देखेगा, जो टूल्स इक्विपमेंट्स मशीन्स वहाँ लगी हुई है, उन चीज़ों को हम लोग उसको दिखाएंगे। आफ्टर डैट जो है क्या करेंगे, आफ्टर डैट जो है उसके बाद अगर वो बच्चा इंटरेस्टेड होगा तो हमारे एडमिशन के लिए आएगा। तो हम तो यही प्रयास करेंगे कि अवसर क्या आया, कि बच्चे के एडमिशन का हमारा एक अवसर आया तो हमने उसको पहचाना और उसके लिए हमने क्या किया, प्रयास किया। अगर बच्चा मोटिवेट हो गया और उसको समझ में आया कि हाँ सर यहाँ हमको एडमिशन लेना चाहिए, तो बच्चा एडमिशन लेगा, नहीं समझ में आएगा तो नहीं लेगा। तो यही है उद्यमी की मानसिकता की। उद्यमी जो है क्या करता है, हमेशा अवसर की तलाश में रहता है कि बेहतर ऑप्शन जहां भी मिलेगा, है ना, जिससे उसको फायदा होगा उसके व्यवसाय में, उसको वो चूज करेगा, चुनाव करेगा, है ना, और उसके बाद वो उसको इंप्लीमेंट करता है। तो ये चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 85 चलते, यदि किसी फैक्ट्री मैनेजर को डिलीवरी के लिए बड़ा ऑर्डर मिलता है लेकिन श्रमिकों की कमी है तो मैनेजर क्या करेगा। अब देखिए कोई बड़ा सा फैक्ट्री मैनेजर है, उसको मान लीजिए डिलीवरी का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया, ठीक है, तो लेकिन उसके पास क्या है भाई, लेबर नहीं है उसके पास, ठीक है। तो वो क्या करेगा, मैनेजर क्या कर देगा, ऑर्डर ही रद्द कर देगा, काम करना बंद कर देगा, समस्या को अनदेखा कर देगा, या फिर कर्मचारियों से अतिरिक्त घंटे काम करने का अनुरोध करेगा। क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है, जो वहाँ एम्प्लॉय है उसको बोलेगा कि भाई थोड़ा सा आप लोग ऐसा कीजिए, 2-2 घंटा काम बढ़ा दीजिए, उसका जो सैलरी होगा, जो ओवर टाइम होगा वो आपको हम देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि वो एम्प्लॉयज मान जाते हैं तो काम करेंगे। ये चीज़ें। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि आप किसी विदेशी देश में काम करना चाहते हैं, सुरक्षित रूप से प्रवास करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या क्या है, सोचिए कि आप अपना पैसा कैसे खर्च करते हैं, उस जगह के बारे में जानकारी प्राप्त करिए, उस जगह के बारे में जानकारी प्राप्त करें, जाने से पहले नौकरी की पुष्टि कर लें, बिना किसी को बताए विदेश चले जाएं, या फिर आगे बढ़ें और पुष्टि मांगे। तो क्या जवाब सही होगा सर, जहां भी आपको जाना है उसके बारे में पहले पता कीजिए कि वो जगह कैसा है, वहाँ पर हम रह पाएंगे,
कंफर्टेबली या नहीं रह पाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है कि जो आप नौकरी करने के लिए जा रहे हैं वो नौकरी आपके हेतु उपयुक्त है या नहीं है, जो भी चीज़ें, तो पहले आपको उसको अंडरस्टूड करना पड़ेगा, उसके बाद ही क्या करना होगा, उसके बाद ही जो है आपको उस जगह को जाना होगा। ये नहीं कि बस झोला उठाए और चल दिए, वैसा वाला बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, स्वरोजगार का क्या अर्थ होता है सर। स्वरोजगार तो सीधा समझिए कि स्वरोजगार मतलब अपना रोजगार, ठीक है। तो अपना रोजगार का मतलब खुद के लिए काम करने वाला रोजगार, वैसा रोजगार जिसमें आपकी कमाई सिर्फ आपकी कमाई है, किसी को आपको पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो क्या क्या ऑप्शंस है सर, स्वतंत्र रूप से काम करना और अपने काम से सीधे कमाई करना। बिल्कुल सही जवाब है कि स्वतंत्र रूप से काम कीजिए और उसका जो कमाई होगा वो कमाई सिर्फ और सिर्फ आपका है, अदरवाइज किसी पर्सन का वो कमाई नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यस्थल के भीतर एक अनौपचारिक स्थिति है। अनौपचारिक का मतलब क्या है, जो आपका वैसी क्या बोलते हैं बातें या वैसी मान लीजिए पोजीशंस जो आपके वर्क लेवल को सूट नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कि हम अगर कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं तो हमको फॉर्मल बातें करना पड़ेगा, है ना, कि जैसे मान लीजिए किसी के साथ बात करें तो डिसेंट वे में, डिसिप्लिन्ड वे में बात करना पड़ेगा, ये नहीं किसी को गाली गलौज कर देंगे, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। तो वो क्या होगा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में अगर हमको खाना खाना है तो खाना ऑफिस में बैठ खाने लगेगा नहीं, ऑफिस का जो कैंटीन होगा वहाँ जाके बैठ के आप खाना खाइएगा। तो वही चीज़ें कहता है कि ऑफिस के कैंटीन में खाना खाना ये जो है क्या है, एक ध्यान दीजिए यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा। अनौपचारिक स्थिति, देखिए अनौपचारिक स्थिति का मतलब यह होता है कि वैसी स्थिति जिसमें क्या होते हैं, जिसमें हमारे जो भी एम्प्लॉयज हैं उस एम्प्लॉयज के साथ अगर हम लोग वर्क कर रहे हैं तब तो डिसेंट वे में बात करेंगे, डिसिप्लिन वे में बात करना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए थोड़ा सा क्या है कि जब कैंटीन हम लोग जाते हैं तो जो भी हमारे वर्क के कलीग्स हैं, जैसे मान लीजिए आज हमारे साथ आप काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम आपके साथ वहाँ पर खुल के बात कर सकते हैं। आप खुल के बात करने का मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पर गाली गलौज और मार पिटाई चालू कर दीजिए, ऐसा नहीं करना है। मतलब ये है कि हंसी मजाक की बातें हो सकती हैं, समझ रहे बात को। तो वो अनौपचारिक स्थिति, हंसी मजाक वर्किंग टाइम में हंसी मजाक नहीं होता है। हंसी मजाक कब हो सकता है, जब आप वर्क नहीं कर रहे हैं, मतलब आप अपने कैंटीन में खाना खा रहे हैं तो उसमें बातें कर रहे हैं, कुछ अपनी बातें मान लीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पर हंसी मजाक हो सकता है। लेकिन ये नहीं कि आप काम कर रहे हैं तो वहाँ भी हंसी मजाक कर रहे हैं, तो वो नहीं चलेगा। समझ गए बात को। तो ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप ऑफिस के कैंटीन में खाना खाते हैं तो आप वहाँ पर अनौपचारिक बातें मतलब हंसी मजाक की बातें जो भी है अपने कलीग्स के साथ में, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में, अपने जो भी वहाँ पर आपके फ्रेंड्स हैं उसके साथ में कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं, तो कैंटीन में। ये नहीं कि वर्क प्लेस पे जहाँ मान लीजिए आप डेस्कटॉप पे बैठे हुए हैं वहाँ मजाक कर रहे हैं, कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं वहाँ मजाक कर रहे हैं, लैपटॉप पे बैठ के काम कर रहे हैं वहाँ मजाक कर रहे हैं, फाइल आपके हाथ में तो आपके हाथ से खींच के हम अपना हाथ में ले लिए, अपने हाथ से खींच के फिर उसको दे दिए, तो वो नहीं करना है। समझ के बात को। उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग अनौपचारिक स्थिति फिर बोल सकते हैं। तो वही चीज़ ध्यान क्या रखना है। अब देखिए हमेशा अगर मान लीजिए आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो औपचारिक अनौपचारिक दोनों प्रकार के आप व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन अनौपचारिक व्यवहार कहाँ करेंगे, जहाँ पर काम नहीं हो रहा है। जैसे आप क्या बोला मैंने, कैंटीन, ठीक, कैंटीन में खाना खा रहे हैं तो वहाँ पर हंसी मजाक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब फिर काम पे लौट आए तो काम की बातें होंगी। तो ये चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छी कार्य आदत है। अच्छी कार्य आदत का मतलब क्या है भाई, अच्छी कार्य आदत का मतलब यह होता है कि अगर मान लीजिए आप काम करते हैं तो स्वाभाविक है कि कोई आदमी काम करेगा तो गलतियां होती है, तो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना। ये नहीं कि हमसे गलती हो ही नहीं सकता है, हम भगवान हैं, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो क्या करना चाहिए सर, तो जब भी कुछ गलती हो जाए तो उसको एक्सेप्ट करना सीखिए, हाँ भाई हमसे गलती हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये आपकी अच्छी कार्य आदत है। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को उसकी डैश और डैश के आधार पर पदोन्नति मिल सकती है, तो उसकी किस किस चीज़ के आधार पर पदोन्नति मिलेगा, उसकी योग्यता के आधार पर, उसके अनुभव के आधार पर, जो जैसे मान लीजिए आपकी क्वालिफिकेशन बीटेक की क्वालिफिकेशन है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो बीटेक का क्वालिफिकेशन है और आपको मान लीजिए एक्सपीरियंस भी हो गया, तो जो क्वालिफिकेशन अगर मान लीजिए उस कंपनी में लगेगा कि हाँ भाई बीटेक वाला बंदा जिसके पास एक्सपीरियंस है उसको हम ये वाला पोस्ट दे सकते हैं, तो अब ये बात है आप वहाँ अप्लाई कीजिएगा कि भाई आई एम एलिजिबल फॉर दिस। आप अप्लाई करते हैं तो हो सकता है कि आपके वर्क एक्सपीरियंस को देख करके और आपके क्वालिफिकेशंस को देख करके आपको प्रमोशन मिल जाए। समझ के बात को। तो आपकी योग्यता और आपका जो अनुभव होता है वही क्या करता है, आपको पदोन्नति दिलवाता है, यानी कि आपको
क्या करता है, नए नए अच्छे पोस्ट पर लेकर के जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, टेबल है, तार है, सॉकेट है, केबल है, हथौड़ा है, कील है। टेबल, तार को इंग्लिश में वायर बोलते हैं, सॉकेट को सॉकेट ही बोलते हैं, केबल को केबल ही बोलते हैं, हथौड़ा को हैमर बोलते हैं, कील को नेल बोलते हैं, NAIL नेल। तो ये सब क्या है, ये सब नेमिंग वर्ड्स हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं हिंदी में, नाउन बोलते हैं अंग्रेजी में, उसी को हम लोग नेमिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। तो ये सब क्या है, नेमिंग वर्ड्स है। क्वेश्चन नंबर 92, रेज्यूमे की समीक्षा करते समय किन बातों का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जब आप रेज्यूमे देखते हैं ना, तो रेज्यूमे की समीक्षा करते वक्त आपको क्या क्या चीज़ें अच्छे से देखना चाहिए। तो नौकरी के लिए उपयुक्त कौशल और योग्यता, जैसे मान लीजिए कि आज के डेट में हमारे कंपनी में एक बहाली निकला कि हमको एक ITI इलेक्ट्रीशियन की आवश्यकता है। तो हमको क्या स्किल्स चाहिए, हमको इलेक्ट्रीशियन का स्किल चाहिए कि जो बच्चा को इलेक्ट्रीशियन का ज्ञान होगा उसको हम हायर कर सकते हैं, जिसको नहीं होगा उसको नहीं हायर कर सकते हैं। समझ रहे बात को। तो उसके कौशल क्या होना चाहिए, तो आपको इलेक्ट्रीशियन का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। योग्यता हमने लिख दिया वहाँ ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, समझ में आ रही है बात। तो वहाँ पर ये चीज़ क्या हुआ कि योग्यता अगर हो गया तो योग्यता मान लीजिए आपका क्या हुआ, आपका ITI हो गया, ठीक है। और स्किल्स क्या होगा, तो आपको इलेक्ट्रीशियन का नॉलेज होना चाहिए, तभी आपको हम हायर कर सकते हैं। तो ये जवाब सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है, लिंक्डइन आपको नौकरी ढूंढने में कैसे मदद करता है। लिंक्डइन क्या होता है सर, लिंक्डइन का मतलब यह होता है कि जैसे आप देखते होंगे गूगल वगैरह पे, जैसे आप फेसबुक पे अपना प्रोफाइल बनाते हैं, ठीक उसी तरह से लिंक्डइन पर भी अपना प्रोफाइल आप बना सकते हैं। समझ के बात को, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, कहाँ आपका एड्रेस है, समझ के बात को, आपकी एक्सपीरियंस, आपके टेक्निकल क्वालिफिकेशंस, सब कुछ आप एक लिंक्डइन प्रोफाइल में डाल सकते हैं। और जब भी आप रेज्यूमे बनाइए तो उस रेज्यूमे में क्या होता है, अपने उस लिंक्डइन का भी लिंक डाल सकते हैं, ताकि कोई आपका वो प्रोफाइल खोल के देखना चाहे तो वो देख सकता है। समझ के बात को। तो क्या है भाई, तो लिंक्डइन क्या कर रहा है, तो लिंक्डइन जो है कंपनी और जो भी मान लीजिए कि बिजनेसमैन्स हैं वो क्या करता है, उससे कनेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास आपका जो लिंक्डइन का प्रोफाइल है, ठीक है, जैसे हम एक मैनेजर है, हम सर्च कर देंगे कि भाई इस प्रोफाइल का बंदा हमको चाहिए, समझ गए। तो जैसे आप लिंक्डइन प्रोफाइल में लिख दिए कि हम ITI टेक्नीशियन ट्रेड से हैं, तो ITI टेक्नीशियन जो ही हम जॉब प्रोफाइल में डालेंगे हमको ऐसा लड़का चाहिए, ऑटोमेटिक आपका भी क्या होगा, नाम वहाँ पर हमको शो हो जाएगा। तो उसमें आपका मोबाइल नंबर रहेगा, ईमेल रहेगा, तो आपको मेल कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। समझ में आ रही बात, ये चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है, बिजनेस प्लान बनाते समय किस बातों का उल्लेख करना होगा। बिजनेस प्लान जब बनता है ना, तो क्या है कि आप क्या करते हैं, आपका ध्यान दीजिए, बिजनेस प्लान जब बनता है तो आपका कौन सा ऐसा रीजन है जिसको जरूरत नहीं है कि भाई उसको हम लोग लिखें। तो क्या क्या ऑप्शंस में है सर, देख लेते हैं। व्यक्तिगत रुचियां या शौक, स्टार्टअप लागत, व्यावसायिक विचार या भविष्य के विकास की रणनीतियां। तो ये देखिए, बिजनेस प्लान जब बनता है तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। स्टार्टअप में कितना खर्च होगा, व्यवसायिक मतलब बिजनेस वाला माइंड होना चाहिए, ठीक है, भविष्य के विकास की रणनीति होनी चाहिए, है ना। और क्या है ऑप्शन में, तो व्यक्तिगत रुचियां या शौक। तो व्यक्तिगत रुचि से क्या मतलब, पर्सनल इंटरेस्ट, आपको मान लीजिए क्रिकेट खेलने का पसंद है, उससे आपके बिजनेस क्या मतलब है कि नहीं। आपको टीवी देखने का मन करता है, उससे आपके बिजनेस क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है कि नहीं। समझ के बात को। तो ये जो व्यक्तिगत रुचियां और शौक है, इसको आप बिजनेस के अंदर नहीं डाल सकते हैं, इसे कोई माने मतलब नहीं है आपके बिजनेस को, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो वही ऑप्शन कह रहा था, बिजनेस प्लान बनाते समय किन बातों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। तो व्यक्तिगत रुचियां और आपका जो भी शौक है उसको क्या करना है, डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। आपके पास ज्वेलरी का बिजनेस के लिए एक इंस्टाग्राम का पेज है, दर्शकों से जुड़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए। मान लीजिए कि आपके दुकान का नाम है राम रहीम ज्वेलर्स, समझिएगा बात। अब राम रहीम ज्वेलर्स है, तो राम रहीम ज्वेलर्स का पेज आपने एक इंस्टाग्राम पर बना लिया, समझ के बात को। तो आप क्या कीजिएगा, तो आप अपने व्यवसाय के अंदर रोज क्या काम कर रहे हैं उसकी स्टोरी लगाइए। लोग आपकी स्टोरी को देखेंगे, है ना, कि भाई आज ये नया ज्वेलरी आया है ना, आज इतना हीरा का अंगूठी आ गया, सोना का अंगूठी आ गया, इसका ये प्राइस है, उसका वो प्राइस है। ये सब चीज़ें अपने आप स्टेटस में जब आप लगाते हैं तो क्या होता है कि लोग उसको देखते हैं और देखने के बाद वो आपसे कनेक्टेड रहते हैं। क्या होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। तो वही चीज़ करना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कोई व्यवसाय है और आपने अगर उसका पेजेस बनाया है तो हमेशा कुछ ना कुछ उसमें करते रहना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे ये फ़ायदा होता है कि मान लीजिए आप लोगों के साथ क्या करेंगे, जुड़ाव महसूस करेंगे। हो सकता है कि आपको कोई आपके स्टेटस को देख के कोई व्हाट्सअप मैसेज कर दे कि सर अरे भाई हमको भी ये वाला ज्वेलरी खरीदना है। दामों गिरता है तो लोग को लगता है कि भाई दाम गिर गया आप ज्वेलरी खरीद लेते हैं। तो ये चीज़ है।
क्वेश्चन नंबर 96, डिजिटल सीवी बनाएं और उसे क्यूआर कोड के साथ साझा करें। जैसे देखिए डिजिटल सीवी क्या होता है, सीवी का मतलब क्या होता है, करिकुलम विटे। मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ इधर, आप लोग देख लो, सीवी, इसको क्या फुल फॉर्म है इसका, करिकुलम विटे, करिकुलम CRICULM, ठीक है, करिकुलम विटे। तो सीवी का फुल फॉर्म होता है करिकुलम विटे। करिकुलम विटे अगर आप मान लीजिए, लोग मैनुअल भी बनाता है, MS वर्ड पे भी बनाता है, और कुछ लोग अब क्या करते हैं टेक्निकली डिजिटल भी बनाते हैं। उसमें क्या होता है, क्यूआर कोड वगैरह सब डाल देता है। क्यूआर कोड जैसे आपका स्कैन करेंगे, जितना मान लीजिए बात आप रेज्यूमे के अंदर लिखे हुए सब दिख जाएगा, सब क्या होगा, दिख जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं डिजिटल पहचान। तो जब आप सीवी बनाते हैं, डिजिटल सीवी बनाते हैं, तो आपका डिजिटल पहचान होता है। समझ के बात को, आपकी क्यूआर कोड हमको पूरा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस क्यूआर कोड स्कैन करेंगे ऑटोमेटिक सब कुछ आपका हमको दिख जाएगा। आया बात समझ में, तो ये डिजिटल सीवी है, ठीक है। तो वही चीज़ कहता है डिजिटल सीवी बनाएं और इसको क्यूआर कोड से साझा करने से क्या है, डिजिटली क्या होंगे, आपका अलग लुक होगा, आपका मान लीजिए रेज्यूमे अंदर अलग टाइप से दिखेगा, सुंदर दिखेगा। तो हो सकता है कि अटैचमेंट ज़्यादा हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डिजिटल पहचान बनाते हैं डिजिटल सीवी के साथ। चलिए यहाँ तक हो गया भैया, यहाँ तक आज हम लोग यहीं ओवर करेंगे। यहाँ तक में देखिए किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, हम स्क्रीन पर ला रहे हैं, जहाँ तक हम लोग आज पढ़े हैं इसको देख लीजिए और बताइए, किसी को कुछ अगर दिक्कत हो तो प्लीज़ बताइए। ये देखिए पहला पेज है, इसको आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चंस पढ़ते चलिए और बताइए कुछ अगर दिक्कत है तो।